अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक आज हम पढ़ेंगे अकबर के विषय में। जैसा कि आपको पता है, लगातार मैं मुगल साम्राज्य पढ़ा रहा हूं और कई दिन का बीच में गैप रहा स्वास्थ्य के कारणों की वजह से। अब दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। तो अकबर का टॉपिक है, अकबर में तीसरा पार्ट है जी। ठीक है, 2 पार्ट उसमें पहले से सारे बच्चों ने पढ़ लिए होंगे उम्मीद है, और पढ़ लीजिएगा आप उसे प्ले लिस्ट में जा करके। तो जो भी तीसरा पार्ट में जो भी कुछ रह गया अकबर के विषय में, कोशिश करेंगे इस पार्ट में अंत तक बने रहेंगे वीडियो में। यदि चैनल पर नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और यदि पुराने हैं तो शेयर करना ना भूलें। आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ चैनल को करें। तो अकबर की तीसरी क्लास है और हल्दी घाटी से सिर्फ शुरू करते हैं। हल्दी घाटी का बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था, बहुत प्रसिद्ध युद्ध था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रसिद्ध था, भारत की उस समय की स्थिति के हिसाब से बहुत प्रसिद्ध था, अकबर के हिसाब से भी प्रसिद्ध था, महत्वपूर्ण था सामरिक दृष्टि से उसकी, और राजपूत सेना महाराणा प्रताप के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी एक स्थान है, एक जगह है जो कि उदयपुर के अंतर्गत आती है। उदयपुर राजस्थान का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक जिला है, जिसे आज के समय में यदि बात करें तो झीलों का शहर भी कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। सबसे ज्यादा झील भी है वहां पर। जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में सबसे ज्यादा झील है, जैसे राजस्थान के उदयपुर में सबसे ज्यादा झील है, और दुनिया में विश्व में सबसे ज्यादा फिनलैंड में है। जैसे झीलों का या हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, जो कि यूरोप का एक कंट्री है। तो चर्चा हल्दी घाटी की कर रहे हैं। हल्दी घाटी नाम पड़ा अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये आता है, जो कि 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में सिरोही में स्थित है। यहाँ दिलवाड़ा जैन के मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध हैं, माउंट आबू में ही, या आबू पर्वत के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये। तो इसी का एक हिस्सा है उदयपुर के अंतर्गत, जो कि मेवाड़ के अंतर्गत आता है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी। हालांकि महाराणा प्रताप की यदि बात करें तो महाराणा प्रताप ने इस गद्दी पर, राजपूत गद्दी पर बैठने के बाद, मेवाड़ की गद्दी पर बैठने के बाद, जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी कुंभलगढ़, जो कि उसी इलाके के 40 किलोमीटर के दायरे में आता है, मील के दायरे में आता है। मील के हिसाब से पढ़ा जाता है कई बार किताबों में, हम किलोमीटर सामान्यतः पढ़ते हैं। तो ये युद्ध हुआ था, अकबर को जीतना था राजस्थान, और राजस्थान के अंतर्गत मेवाड़ जीतना ही था। ठीक है, क्योंकि अकबर एक छत्र राज्य स्थापित करना चाह रहा था, और इधर मेवाड़ पर उदय सिंह की मृत्यु के बाद जो राज्य अभिषेक हुआ, राज तिलक हुआ, गोगुंडा नामक एक जगह पड़ती है, वहां पर किसे बैठा दिया गद्दी पर 1572 में, 3 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप को। तो महाराणा प्रताप और अकबर, महाराणा प्रताप का सेनापति एक अफगान था, जो कि एक मुस्लिम था महाराणा प्रताप की सेना में। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझिएगा। कई बार इतिहास में पढ़ लेते हैं या पढ़ा दिया जाता है या बताते हैं, कई बार कहानियों में लोग बता देते हैं कि धर्म को लेकर के युद्ध हुआ था, ये हिंदू धर्म को और मुस्लिम धर्म को लेकर के युद्ध हुआ था। यदि ऐसा था तो महाराणा प्रताप के साथ तो एक मुस्लिम सैनिक लड़ रहा था, मुस्लिम सेनापति लड़ रहा था, पूरी सेना को नेतृत्व कर रहा था महाराणा प्रताप की, जिनका नाम हकीम सूर था, जो कि एक अफगान ताकतवर सैनिक था, सिपाही था, सेनापति था। महाराणा प्रताप की कमान संभाले हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना को 2 तरीके से नेतृत्व कर रही थी, एक खुद महाराणा प्रताप स्वयं कर रहे थे इसका नेतृत्व, और एक दूसरे पार्ट में या दूसरे हिस्से में हकीम सूर, जो उनका सेनापति था। ये कई बार एग्जाम में आता है, महाराणा प्रताप का सेनापति बताइए हल्दी घाटी की लड़ाई में। ठीक है, और उधर अकबर की तरफ बात करें तो अकबर एक मुस्लिम शासक था, और अकबर एक मुस्लिम शासक था। अकबर के साथ इस लड़ाई को राजा मानसिंह लड़ रहा था, जो कि एक हिंदू व्यक्ति था। तो अगर इन परिप्रेक्ष्य को देखें, इस दृष्टिकोण को देखें, इस दृष्टि से इस युद्ध को पढ़ते हैं, इस लड़ाई को पढ़ते हैं, अकबर के विषय को हम पढ़ते हैं, तो धार्मिक एंगल से इस लड़ाई को नहीं पढ़ सकते हम। एंगल सिर्फ और सिर्फ अकबर का यह था, एक छत्र राज्य स्थापित करना था, मेवाड़ को अपने अधीन लेना था। जैसे अधीनता स्वीकार कर रहे थे अलग अलग शासक, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे उससे पहले अलग अलग और स्थानों की बात करें जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, उसी तरीके से अकबर चाह रहा था। ठीक है, तो इस लड़ाई से शुरू करेंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, उम्मीद है कि आप शेयर करते रहेंगे, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कंजूसी नहीं करें बिल्कुल क्लास में। तो देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई के विषय में चर्चा, हेडिंग डाल लीजिएगा हल्दी घाटी का युद्ध, मैंने लिखा भी है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। हल्दी घाटी का युद्ध मैंने आपके सामने लिखा भी है। एक सेकेंड, अभी चर्चा करते हैं हल्दी घाटी के बारे में। लिखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध, मैं मार्कर तैयार करता हूं आपके लिए। तो हल्दी घाटी की लड़ाई होती है 1576 में, लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के, कब होती है 1576, जहां पर वर्ष लिखी हुई है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नोट करना, 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद, उदय सिंह शासक था मेवाड़ का पहले, तो सामंतों ने, सामंत मतलब जो सिपाही थे, जो सेना के लोग थे, जो उनके दरबार में रहते थे, उन्होंने 3 मार्च 1572 को
गोगुंडा नामक एक जगह पड़ती है, ब्रैकेट में नोट कीजिएगा, गोगुंडा नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया। ठीक है, कराया। कौन से स्थान पर होता है? गोगुंडा, ये लिख लीजिएगा। उदयपुर से 40 मील की दूरी पर कुंभलगढ़ नामक एक स्थान है, इसको अपनी राजधानी बनाया। किसने राजधानी बनाया कुंभलगढ़ को? महाराणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी, इस बात को नोट कर लीजिएगा। कई बार राजस्थान के पेपरों में तो कई बार पूछा ही गया है क्वेश्चन। अप्रैल 1576 में अकबर ने सेनापति राजा मानसिंह और उप सेनापति आसफ खान को बनाया था। इस युद्ध के लिए अकबर ने अपना सेनापति किसे बनाया? राजा मानसिंह को। नोट कर लीजिएगा आराम से, इत्मीनान से और धैर्य से। कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, स्वास्थ्य कारणों से समस्याएं चल रही हैं, इस वजह से आराम से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ाऊँ। इसमें अकबर का तीसरा पार्ट है, इसमें भी बहुत छूट गया मेरे हिसाब से। अब कितने पार्ट्स में अकबर को पढ़ाएं, क्या बताएं आपको? चौथा भी बन सकता है, पांचवा भी बन सकता है, छठा भी बन सकता है। अकबर तो इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसी पार्ट के साथ खत्म कर देंगे। और जो कोशिश रहेगी, जितने भी क्वेश्चन अकबर के पूछे हैं पिछले 10 सालों में, पिछले 12 सालों में, पिछले 15 सालों में, चाहे एग्जाम कोई भी हो, अपर लेवल का हो चाहे लोअर लेवल का हो, लोअर से अपर, जीरो से हीरो तक के कोई भी पेपर हो, अगर बात करें तो किसी भी दृष्टि से क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा इस क्लास के बाद। ठीक है, तो वहां से भी आपको मदद मिलेगी। तो अकबर ने सेनापति किससे बनाया? राजा मानसिंह, जो कि एक हिंदू था। और राजा मानसिंह की स्टोरी मैंने दूसरे पार्ट में आपको बताई है, किस तरीके से राजा मानसिंह उनकी सेना में भर्ती होता है, शामिल होता है, और उप सेनापति आसफ खान को बनाया। अब अप्रैल 1576 को मुगल सेना कहाँ की तरफ आती है? गोगुंडा की तरफ। चूंकि गोगुंडा पे कौन शासन कर रहे थे? महाराणा प्रताप। ये एक इलाके का नाम है, क्षेत्र का नाम है, जो कि मेवाड़ के अंतर्गत आता था। गोगुंडा नामक जगह पर राज्याभिषेक हुआ था। अकबर की सेना आ रही है आसफ खान और राजा मानसिंह के नेतृत्व में, और राजपूत सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? महाराणा प्रताप कर रहे हैं। महाराणा प्रताप उर्फ कीका, महाराणा प्रताप का दूसरा नाम भी लिख लेना, उर्फ कीका। कीका के नाम से बताया गया है यहाँ इतिहास में कि वहां के जो सरदार थे, जो सेनापति थे, वो कीका के नाम से पुकारते थे उनको, है ना। तो महाराणा प्रताप उर्फ कीका, और इनकी सेना का दूसरा व्यक्ति कौन था? सेनापति हकीम खान ने नेतृत्व किया था। हकीम खान जो कि एक अफगान था। आराम से नोट कीजिएगा, ठीक है। 18 जून 1576 को गोगुंडा के नजदीक हल्दी घाटी में ये युद्ध हुआ। हल्दी घाटी कहाँ के नजदीक है? गोगुंडा की, जो कि मेवाड़ में ही आती है। ठीक है, हल्दी घाटी में युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप परास्त हो जाते, हार जाते। इतिहास में यही बताया गया है कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को यहाँ हरा दिया गया, और महाराणा प्रताप ने अपनी जान बचाई अरावली की पहाड़ियों में छुप करके, ऐसा इतिहास में बताया है। लेकिन राजस्थानी इतिहास में जो महाराणा प्रताप के वंशज है इस समय, जो पीढ़ी दर आप वहाँ का भी राजस्थान में जाएंगे तो उनसे मुलाकात भी आप कर सकते हो, तो वो बताते हैं कि इतिहास को गलत लिखा गया है, गलत चीज़ों को लिखाया गया है, गलत चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है भारत के अंदर अलग अलग क्लासेस में, कंपटीशन क्लासेस में, या इतिहास की पुस्तकों में गलत है। ऐसा महाराणा प्रताप के वंशज या राजस्थान घराने के या राजपूत घराने के लोग मानते हैं। वहाँ के महाराणा प्रताप इस युद्ध को जीते थे, इस लड़ाई को जीते थे, ऐसा उनका अपना मानना है। लेकिन इतिहास की ज़्यादातर किताबों में ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, उसी को एग्जामिनर पूछता है। जैसे महाराणा प्रताप हार गए और उन्होंने अरावली की पहाड़ियों में जाकर के अपने आप को बचाया इस युद्ध से, है ना, जो अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा था। गोगुंडा पर कब्जा तो कर लिया अकबर ने, लेकिन पूरे मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर पाया। पूरे मेवाड़ पर कब्जा करने में असफलता हाथ लगी। सिर्फ एक इलाके पे यहाँ पे शासक बैठा था महाराणा प्रताप, गोगुंडा नामक स्थान पे तो कब्जा कर लिया, लेकिन संपूर्ण मेवाड़ तो बहुत बड़ा था, जिसकी राजधानी कुंभलगढ़ इस समय उन्होंने बनाई थी, चित्तौड़गढ़ भी रही थी, लेकिन पूरे पर कब्जा अकबर कभी नहीं कर पाया और ना अधीनता स्वीकार करी। युद्ध जरूर हार गया, पराक्रम योद्धा वीरशाली शासक जिनका नाम महाराणा प्रताप था, युद्ध जरूर हार गए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करी, लड़ते रहे। लड़ते लड़ते उनकी बाद में निधन हो जाता है, नेचुरल डेथ। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। 97 मतलब बहुत सालों के बाद की बात है, ये लड़ाई में मृत्यु नहीं होती उनकी। लड़ाई कब हुई है? हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में। तो वहां से तो उन्होंने जान बचा ली, लेकिन छोटे मोटे स्तर पर अकबर के लोगों से लोहा लेते रहे, लड़ते रहे, लेकिन उसके बाद 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु होने के बाद उनका पुत्र बैठता है अमर सिंह। अमर सिंह भी लगातार युद्धरत रहता है और लड़ता है अकबर की सेना से, लेकिन अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करता है। मेवाड़ राजघराना, पुत्र अमर सिंह गद्दी पर बैठता है और अंततः लड़ता रहता है, लेकिन अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लड़ाई, चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ के या हल्दी घाटी का 1576, 18 अप्रैल 1576 को ये युद्ध होता है,
मैंने आपको सारे कैरेक्टर बता दिए हैं। अकबर का सेनापति राजा मानसिंह था, आसफ खान था, 2 लोग थे सेनापति उपसेनापति, और महाराणा प्रताप थे लड़ाई में। और महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति हकीम खान जो कि सूर था। और यहाँ पे एक स्थान है रक्त तलाई, अभी भी बहुत फेमस जगह बन गई है वो, उस जगह को देखने जाते हैं लोग। चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था इस युद्ध में, चेतक की समाधि भी है। उसी चेतक ने 18 फीट लंबाई में नाला, या बात करें या उससे ज्यादा फिट की, उन्होंने एक ऐसी छलांग लगाई घोड़े ने, चेतक ने, कि महाराणा प्रताप को बचा करके अरावली की पहाड़ियों में, जंगलों में ले गया था। तो चेतक का भी इतिहास है अपने आप में उस घोड़े का, जिस घोड़े ने बड़ी मुख्य भूमिका निभाई इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ और महाराणा प्रताप को, अपने शासक को बचाने में। तो चेतक की भी समाधि है, महाराणा प्रताप की भी है। और रक्त तलाई इस वजह से नाम पड़ गया कि इतने लोगों के सर कटे, इतने लोगों का खून बहा कि वो इलाका पूरा खून से भर गया था। इस वजह से उस जगह का नाम क्या पड़ गया है? रक्त तलाई उस जगह का नाम पड़ गया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई, फिर भी कोई दिक्कत आपको लगे, कोई सख्त समस्या आपको लगे तो आप पूछिएगा कमेंट करके, है ना, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा यथावत रूप से। अब इसे जीतने के बाद अकबर का दूसरा जो अभियान था महत्वपूर्ण, वो था गुजरात का। गुजरात को जीता था। गुजरात इस वजह से पढ़ना होता है हमें, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं रहा, लेकिन इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूं। गुजरात को जीतने के बाद फतेहपुर सीकरी बनवाने का नंबर लगा दिया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात को इस वजह से जीतना चाहता था कि गुजरात अरब सागर के किनारे, और वहां के मुगलों के जहाज आते जाते रहते थे सामान लेकर के, तो उन मुगलों के जहाजों को पुर्तगाली लूट लिया करते थे। पुर्तगालियों का शासन था समुद्रों के किनारे, है ना। चूंकि अकबर की कब की बात कर रहे हैं हम यहाँ, 1605 तक इसको पढ़ रहे हैं, तो इस समय आपको पता ही है पुर्तगाली भारत में आ चुके थे 1498 से लेकर 15वीं सदी में। तो पुर्तगालियों का दक्षिण भारत के अलग अलग इलाकों में, पश्चिम भारत तक, वेस्टर्न इंडिया तक, कोस्टल एरियाज में, समुद्री किनारे वाले इलाकों में कब्जा था। जो भी मुगलों के जहाज जाते थे उन्हें लूट लेते थे। अकबर बड़ा परेशान था इनसे कि भाई ये बड़े परेशान करते हैं हमें और हमारे शासकों को, हमारे सूबेदारों को, जो अलग अलग सूबेदार शासन करते थे अकबर के। तो इस वजह से अकबर का महत्वपूर्ण था गुजरात पर आक्रमण करना। एक पॉइंट तो ये था कि पुर्तगालियों को हराना था और वहां से सबक सिखाना था कि जहाजों को कैसे लूटते हैं। दूसरा यह था कि सामरिक दृष्टि से गुजरात बड़ा महत्वपूर्ण था। पश्चिम भारत का राज्य था, जो कि आज भी है, अंतिम पश्चिम भारत का राज्य है, जो कि अरब सागर से लगा हुआ। उधर पाकिस्तान से भी सीमा लगती है गुजरात की, जिसकी सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा भी है, तकरीबन 1600 किलोमीटर के आसपास है, जो कि अरब सागर से लगा हुआ। जहाँ के इलाके बड़े महत्वपूर्ण है, खादिया बेट, कालिया बेट, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदियां आकर के गिरती हैं। ठीक है, भारत में कच्चे तेल के लिए भी, प्राकृतिक गैस के लिए भी गुजरात बहुत जाना जाता है। सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। अगर गुजरात के विषय में बात करेंगे फिर कभी चर्चा करेंगे। तो गुजरात विजय अकबर ने की, तो इस पॉइंट पर हम आ जाते हैं। हेडिंग डाल लेना गुजरात विजय। तो अकबर ने 1572 और 73 में गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात पर वो चलाया अभियान। उस समय गुजरात का शासक था मुजफ्फर खां तृतीय। लिख लेना, क्या नाम है? मुजफ्फर खां तृतीय को हरा दिया इसने, आत्मसमर्पण कर दिया। हरा क्या दिया इसने? डर के मारी आत्मसमर्पण कर दिया अकबर के सामने कि भाई हमारी अंदर ताकत नहीं है कि आपसे लुहा लें, आपसे टक्कर लें। तो गुजरात के शासक ने तो आज सरेंडर ही कर दिया। तो गुजरात के उत्तर वाले हिस्से पर, गुजरात के दक्षिण वाले हिस्से पर अकबर ने अपनी सेना में से लेकर के 2 लोगों को बैठा दिया, सूबेदार बना दिया कि भाई यहाँ पे रहो आप और शासन करते रहो। फिर एक समय में क्या हुआ कि अकबर यहाँ से हटा और दूसरी तरफ गया, तो यहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। जिनको अकबर बैठा के गया था उनके खिलाफ उनको भागना पड़ गया। फिर शासन में ये आ गया मुजफ्फर खां तृतीय गुजरात के में, है ना। फिर अकबर को पूरी ताकत से दूसरे व्यक्ति को भेजना पड़ा। तो 2-3 बार इस तरीके से ये खेल चलता रहा। लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है सब, बस आप स्टार्टिंग में इतना याद रखना, 72-73 में गुजरात पे अभियान चलाया। गुजरात का शासक ये था जिसने आत्मसमर्पण अकबर के सामने कर दिया था। नंबर 1 बात, अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए, ये भी पॉइंट लिख लेना। अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए, समुद्र देवता के दर्शन किए। कब किए? 1572-73 में। ठीक है, ये नोट कर लेना जब गुजरात पे गया अकबर। अगला पॉइंट क्या था? पुर्तगालियों को भी हराना था, क्योंकि मुगलों के जहाजों को लूटते थे। इस पॉइंट को नोट कर लेना, मैंने बता दिया। गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने सिक्के चलवाए थे और क्या किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। भाई जब गुजरात को जीत के आया अकबर, तभी फतेहपुर सीकरी बनवाई है, यहाँ पे आगरा से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। तो नोट करना 1575 जी बीच में आ गया, कोई बात नहीं, इस पॉइंट को नोट कर लेना। 1575 में बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया था अकबर ने, और बिहार का सूबेदार किसे बनाया था? मुजफ्फर खां तुर्बती को सूबेदार बनाया था। लिख लेना, मुजफ्फर खां तुर्बती सूबेदार, मतलब अपॉइंट कर देता था कि लो भाई तुम इस राज्य को चलाओगे, तो बिहार का सूबेदार बना दिया था 1575 में। ये बीच में आ गया पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। आगे पॉइंट लिखना, मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराना शुरू किया 1572 से 1585 तक।
भाई कई साल लगेंगे नहीं लगेंगे निर्माण में, लेकिन आपसे और हमसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन सी वर्ष में अकबर ने कराया, कौन सी वर्ष में फतेहपुर सीकरी बनी थी या बनकर के तैयार हो गई। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, कैसे भी एग्जामिनर आपके सामने पेपर वाला जो पेपर सेट करता है वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के लिख सकता है, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के लिख सकता है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ, अभी तक तो यही आया है और उम्मीद है कि आगे भी यही आएगा और यही पढ़ना है आपको। ताजमहल का निर्माण कब हुआ, तो स्टार्टिंग की वर्ष को ही ज्यादातर पढ़ा जाता है। किसी भी निर्माण कार्य में आपको पता है समय लगता है। ठीक है, जैसे आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करने बैठो, आपको जीवन में कोई अच्छी पोस्ट लेनी है तो समय लगेगा, जाहिर सी बात है। अधिकारी बनना है, रॉयल ऑफिसर बनना है, इमेज आपको स्थापित करनी है आपको अपने जीवन में, तो समय तो लगेगा, है ना। इस वजह से धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर बड़ी पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं तो बहुत समय लगेगा। जैसे उदाहरण ले लो, महल बनाना चाह रहे हैं तो महल बनाने में तो समय लगेगा। ठीक है, ऐसे ही उसी प्रकार से भाई साहब फतेहपुर सीकरी की बात करें, ताजमहल की बात करें, कुतुब मीनार की बात करें, या किसी भी मकबरे, बीवी का मकबरा जो औरंगाबाद दक्षिण भारत में, किसी की भी बात करें, कई कई साल इनमें लगे बनवाने में। ठीक है, बने तो आज तक चल रहे हैं और सरकार उनसे पैसा कमा रही है भैया, टूरिस्ट के माध्यम से, एएसआई के माध्यम से। प्राप्त विभाग उनकी देखरेख करता है इस समय। तो 75 से 85 तक के मध्य में फतेहपुर सीकरी बन के तैयार होती है। इतनी साल फतेहपुर सीकरी को बनने में लगी। 72 से 85 तक का जो समय काल था वो लगा फतेहपुर सीकरी को बनने में। ठीक है, ये नोट कर लेना। स्टार्टिंग ही पूछी जाती है कब बनी, 1572 आएगा हमेशा, 71 भी आता है कभी कभार, 72 आप याद रखिए, 71 72 लिख लीजिएगा। कब बनवाई अकबर ने गुजरात को जीता, गुजरात से जीत के लौटा, उस खुशी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा बुलंद दरवाजा भी उसी के अंदर बनवाया, जो एशिया का सबसे ऊंचा बुलंद दरवाजा है। ठीक है, नोट कर लेना। अब धार्मिक नीति पे कुछ चर्चा कर लेते हैं अकबर की। इसके अलावा देखो, अकबर ने कश्मीर को भी जीता था, इसके अलावा काबुल अफगानिस्तान को भी अकबर ने जीता था, इसके अलावा अकबर ने दक्षिण भारत के राज्यों को भी जीता था। अकबर के शासनकाल में कुल जीते गए राज्यों की संख्या 15 थी। 15 राज्यों को जीत करके पूरा मुगल साम्राज्य पर स्थापित कर दिया था भारत में। ठीक है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि जितने भी मुगल साम्राज्य के शासक आए उनमें सबसे बड़े राज्यों पर, सबसे बड़े अगर एक छत्र शासन पर, इलाके पर माफ कीजिए, शासन किया तो वो अकबर ने किया। ठीक है, अकबर से ऐसी बात नहीं है, पहले शासक और बाद के शासकों में ज्यादा भी राज्य रहे हैं, लेकिन अकबर ने एक बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया था भारत के अंदर जीत करके। ठीक है, अब धार्मिक नीति की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा पॉइंट आते हैं कि भाई अकबर का धर्म कैसा था, किस तरीके के लोगों को। तो सुलैकुल की एक नीति चलाई इसने, और जो भी कहां पे चलाई थी, आगरा में स्थापित की थी। इसे नोट कर लेना, सुलह, हिंदू और मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। खासतौर पे हिंदू और मुस्लिम लोगों को ही रेखांकित किया गया है सुलैकुल नामक शब्द से। तो सुलैकुल की नीति का अनुसरण करने वाला या इस नीति को लागू करने वाला, इस नीति को स्थापित करने वाला मुगल शासक अकबर था, जिसने आगरा से शुरू किया था। और ये त्योहार, ये फेस्टिवल, ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम आज भी आगरा में मनाया जाता है। फरवरी के महीने में मेरे ख्याल से, जनवरी या फरवरी के महीने में मेरे ख्याल से सुलहकुल उत्सव आज भी आगरा में बनता है। ये एक मिसाल होती है भाईचारे की, जो हिंदू और मुस्लिम मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहते हैं, एक संदेश देते हैं। इसे अकबर ने शुरू कराया। दूसरा, अकबर की धार्मिक नीति की बात करें तो अकबर भक्ति और सूफी संतों से सबसे ज्यादा प्रभावित था। सूफी संतों से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा अपने जीवन में। जैसे हर व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ता है, कोई किसी देवी को मानता है, आज की हम बात करें अपने धर्म में तो कोई किसी देवी को मानता है, कोई किसी भगवान जी को मानता है ना। पूरी हमारे पास क्या है, ग्रंथ है, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं। तो अपने अपने लोगों का श्रद्धा है और आस्था है और विश्वास है मानने का। आर्टिकल 25 में संविधान में ये कहा गया है, जो कि फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ते हैं, जिन्हें अमेरिका से दिया गया है, कि भारत के अंदर रहने वाला व्यक्ति अबाध रूप से, मतलब स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, आराम से अबाध रूप से मान सकता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी भी धर्म को मानने की। इंडिया के अंदर आर्टिकल 25 इस बात को कहता है। तो उस समय तो संविधान नहीं था, लेकिन अकबर की अपनी रिलीजन की नीति थी, अपनी धार्मिक नीति थी अकबर की, ये कि कौन से धर्म को वो मान रहा है। दिल्ली की गद्दी और आगरा की गद्दी पर बैठने के बाद, इवन दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह के रूप में बैठने के बाद। तो सूफी संतों से बहुत प्रभाव था। चिश्तिया सूफी संतों से प्रभावित था, नोट करना। चिश्तिया शाखा से सबसे ज्यादा प्रभावित था और मानता था चिश्तिया शाखा को। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, शेख सलीम चिश्ती। ये पीछे नाम आ गया चिश्ती, जैसे चिश्ती शाखा है, चिश्ती शाखा का मतलब चिश्ती वाले जो लोग, जिनके नामों के पीछे चिश्ती शब्द जड़ा है, चिश्ती शाखा से संबंधित थे। और ये शाखा क्या करती थी, भारत में
या किसी भी दुनिया के देश में अगर जिन जिन देशों में चिश्ती शाखा को मानने वाले लोग हैं, इवन मैं भारत की बात कर रहा हूँ, सद्भाव, शांति और भाईचारे का मिसाल देते थे हमेशा ये शाखा उस समय भी। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती में सबसे ज्यादा श्रद्धा थी, किसकी श्रद्धा थी? अकबर की। ठीक है, सबसे ज्यादा शेख सलीम चिश्ती में अपार श्रद्धा थी, अपार मानना था किसका? शेख सलीम चिश्ती, जिनकी कब्र या जिनकी मजार, माफ कीजिए, कब्र मजारों में अंतर डिफरेंसेस होते हैं अपने आधार पर, मुस्लिम धर्म के लोग बेहतर तरीके से उसे समझते हैं। तो शेख सलीम चिश्ती के दर्शन करने हमेशा अकबर फतेहपुर सीकरी जाया करते थे और अजमेर जाया करते थे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1562 में दास प्रथा को अकबर ने खत्म कर दिया। लिख लेना, क्या कर दिया अकबर ने? समाप्त। किससे खत्म कर दिया? दास प्रथा। दास मतलब गुलाम, गुलाम बना करके शासकों को रहा जाता था। 1200 साल के दिल्ली के सल्तनत के इतिहास को हम पढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम से, महमूद गजनवी से, या मोहम्मद गौरी से, या तैमूर लंग से लेकर के चंगेज खान से लेकर के इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के किसी भी शासक को हम पढ़ेंगे डिटेल से जाकर के, तो उनके समय में अपने अपने शासन कालों में इन लोगों ने, शासकों ने, दिल्ली के सुल्तानों ने गुलामों को रखा है, दासों को रखा है। गुलामों को खरीदा बेचा जाता था, अलग अलग बाजारों में खरीद करके लाते थे। गुलाम मतलब आप समझ रहे हैं, गुलाम शब्द से, गुलाम की हैसियत से रखा जाएगा, गुलाम के तौर तरीकों से रहा जाएगा, है ना, किस तरीके के काम किए जाएंगे वो आप समझ सकते हैं, कैसे काम कराते थे उस समय। तो गुलामी ऐसी व्यवस्था चली आ रही थी, इसे अकबर ने खत्म कर दिया 1562 में दास प्रथा को, और बलपूर्वक इस्लाम धर्म अपनाने वाली व्यवस्था पर भी रोक लगा दी। भाई जबरदस्ती किसी से नहीं करोगे आप, किसी को इस्लाम धर्म अपनाएंगे, ये कोई जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे आप, ये इसको पे भाई अकबर ने रोक लगा दी। बलपूर्वक मतलब दबाव देके कि भाई अपनाओ हमारे धर्म है, कैसे अपनाएंगे नहीं। ठीक है, तो इस पे भी रोक लगा दी अकबर ने, बलपूर्वक किसी से नहीं कहा जाएगा कुछ भी। ठीक है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जैसे बनारस जाना है दर्शन करने, हरिद्वार जाना है दर्शन करने, मथुरा जाना है दर्शन करने, जो हमारी तीर्थ नगरियां हैं, धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक तीर्थ स्थलों के अलावा और हमारी जो पवित्र नदियां हैं, संगम हैं, वहां पे लोग दर्शन करने जाते थे तो टैक्स लेते थे शासक मुगल साम्राज्य के। इस कर को भी, इस टैक्स को भी अकबर ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को खत्म कर दिया। 1563 में पंजाब में गौ हत्या पर रोक लगा दी अकबर ने। काय पर रोक लगा दी? गौ हत्या पर रोक लगा दी। अगला 1564 में जजिया कर पर रोक लगा दी। जजिया कर किन से लिया जाता था? लिख लेना ब्रैकेट में, हिंदुओं से लिया जाता था जजिया कर। तो जजिया कर पर कब रोक लगा दी? 1564 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये वर्ड्स ही मोस्ट इंपोर्टेंट है अकबर की। अकबर के युद्ध तो डिटेल में मैंने आपको पढ़ाए, बहुत सारी कंडीशंस डिटेल में पढ़ाई है, आप वर्षों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा सिर्फ, है ना, वो वर्ष ही आने वाली है, बस जानकारी के लिए तो डिटेल्स में आप पढ़ो विस्तार से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पॉइंट वो याद रखने इंपॉर्टेंट और वर्ष वाले ही। ठीक है, कौन सी वर्ष में क्या हुआ, कौन सी वर्ष में क्या हुआ। तो जजिया कर को कब खत्म किया? 1564 में, जो कि हिंदुओं से लिया जाता था। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया। इबादत खाना बोले जो पूजा स्थल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इबादत खाने को क्या बोलते हैं? पूजा स्थल बोलते हैं। कब बनवाया जी अकबर ने? 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया, जैसे पूजा स्थल या पूजा स्थल को इबादत खाना कह सकते हैं आप वहां इबादत खाने के अंदर जाकर के सारे धर्म के लोगों को अनुमति दे दी थी। 1575 में जो बनवाया था, 1578 में सभी धर्मों के लोगों को अनुमति दे दी अकबर ने कि सभी धर्म के लोग आ सकते हैं और अपनी पूजा पाठ, श्रद्धा जो भी है, शांतिपूर्वक बैठ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो 1575 में इबादत खाना कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। इसको क्या बोल सकते हैं आप? पूजा स्थल। जैसे मंदिरों में हम जाते हैं, ईसाई चर्चों में जाते हैं, है ना। भारत में अकबर के शासनकाल में ईसाई मिशन के प्रचारकों को अनुमति दी गई। 3 मिशन आए अकबर के दरबार में, ईसाई मिशनों के। कितने आए? 3 ईसाई मिशनरी आए। फुली अकबर ने अनुमति दे दी कि आप अपने धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो 3 मिशन आए, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा। पहला जो मिशन आया 1580 में आया, फतेहपुर सीकरी में ही आया था, अकबर से मुलाकात करी थी ईसाई लोगों ने आकर के। ठीक है, तो उनको भी अनुमति दी अकबर ने। ईसाइयों में देखो कौन कौन से लोग थे, कुछ लोगों के नाम रोडोल्फ और अकावीवा, ये लोग थे अकबर के दरबार में आने वाले। पारसी धर्म के कौन से व्यक्ति थे अकबर के दरबार में? दस्तूर जी, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलग अलग धर्मों के लोग थे, इनका उल्लेख है। जैन धर्म के कौन थे? हरविजय सूरी, जिनको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया अकबर ने। अकबर ने हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। चूंकि पार्ट तीसरा है, वैसे बताने को कहानियां तो और भी थी अकबर की धार्मिक एंगल में, धार्मिक नीति में। अब क्या करें, ज्यादा लंबा नहीं पढ़ा सकते आपको, है ना। क्वेश्चंस करा दूंगा मैं जितने भी पूछे अकबर से, आप चिंता ना करें, अगली क्लास में क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो जैन धर्म के कौन से व्यक्ति थे? हरविजय सूरी।
और हरभजय सूरी को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया अकबर ने। अकबर बहुत मानता था, अकबर बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। अकबर ने अपना गुरु माना किनको? हरभजय सूरी को। और हरभजय सूरी के कहने से ही, उनके निर्देशन में आने की वजह से ही अकबर ने मांस वगैरह और जो भी गलत खान पीन की चीज थी सभी त्याग दी थी, सभी छोड़ दी थी अकबर ने। इस तरह की चीजों का अकबर ने फिर सेवन नहीं किया हरभजय सूरी के कहने पर। तो हरभजय सूरी को गुरु माना और जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। ये पॉइंट नोट कर लेना, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। देखो अकबर अब त्योहारों में भाग लेता था, होली भी मनाता था, दिवाली भी मनाता था, बसंत के त्योहार शुरू होते थे उनमें भी भाग लेता था अकबर। लिख लेना, ये लिखा है। अकबर इन सारे हिंदू फेस्टिवल्स को मनाता था, सभी धर्मों के साथ अच्छे से मिलजुल करके, और खास तौर पर होली, दिवाली और इन त्योहारों की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को कुछ जमीन दी, कुछ जागीरें दी। किनके पुत्र? जी वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ, उनको कुछ जागीरें दी। कहाँ की? गोकुल की और जैतपुरा की। ये मथुरा की जागीरें। जागीर मतलब जमीन का हिस्सा। रियासतें भी जागीरों को बोलते थे, जगहों के नामों को भी जागीर बोलते थे, है ना, जगहों के नाम। गोकुल कहाँ पे है आपको बताइए? मथुरा में। जैतपुरा मथुरा के अंदर। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को ये जागीरें दी थी। 1579 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में महजरनामा की घोषणा कर दी। ये पॉइंट कभी कभार आ जाता है, शब्द लिखना महजरनामा 1579 में। अब ये क्या होता था? जैसे अकबर ने महजरनामा फतेहपुर सीकरी में घोषणा करी 1579 में, है ना। तो इसमें महजरनामे की घोषणा करके अकबर ने खुद अपने हाथों में धार्मिक जो पूरा का पूरा एक सिस्टम था उसे ले लिया था फतेहपुर सीकरी में, कि जो भी धर्म चलेगा अब। और उसमें होता क्या था कि देखो अकबर ने पहले फतेहपुर सीकरी के अंदर धार्मिक चीजों को स्थापित करने के लिए और धर्म की चीजों को आगे बढ़ाने के लिए मौलानाओं को नियुक्त कर रखा था, उलेमाओं को नियुक्त कर रखा था। उलेमा बोलते, मौलाना बोलते मुस्लिम धर्म में, है ना, जो गुरु होते हैं जो किसी धर्म को आगे बढ़ाते हैं, या माफ कीजिए अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। उनमें मतभेद हो जाते थे कई बार, कई चीजों को लेकर के, है ना, पर्याप्त मतभेद हो जाते थे आपस में, वाद विवाद की स्थिति हो जाती थी। तो उनको हटा दिया, उलेमाओं को, मौलानाओं को हटाया अकबर ने, और खुद अपने हाथों में पूरे धार्मिक नीति को ले लिया। और धार्मिक नीति अकबर के हिसाब से डिसाइड होनी थी, इसी को बोला गया महजरनामा। 1579 में अकबर ने महजरनामा की घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। 1582 में दीन इलाही नामक नया धर्म चलाया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1582 में कई बार प्रश्न आता है अकबर ने कौन सा धर्म चलाया अपने दरबार में नया? तो दीन ए इलाही नामक एक नया या नवीन धर्म चलाया अकबर ने, स्थापित किया 1582 में, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं 1583 में इलाही सम्मत नामक नए कैलेंडर की भी स्टार्टिंग कर दी अकबर ने। यह भी प्रश्न पूछा गया है, कौन सा नया कैलेंडर चलाया अकबर ने? 1583 में जो कैलेंडर चलाया अकबर ने वो इलाही सम्मत के नाम से नया कैलेंडर स्थापित किया, या नया कैलेंडर चलाया अकबर ने अपने दरबार में, ठीक है। तो ये आज के कुछ पॉइंट थे। बाकी का 1605 में अकबर की मृत्यु भी हो जाती है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 4 अक्टूबर 1605 को अकबर बीमार हो गया था, अकबर का इलाज किया वैद्य हकीम अली नामक वैद्य ने। उसके बाद 25 अक्टूबर की अद्र रात्रि को, रात्रि में 25 अक्टूबर 1605 को अकबर को दफनाया गया आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर। तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा उम्मीद है, ठीक है। इस पॉइंटों को नोट कर लेना। बाकी के जो पॉइंट छूट गए मेरे से, मुझे भी पता है कि क्या छूट गया, क्या पढ़ाना था, कवर नहीं करा पाया मैं 3 पार्ट्स में भी, क्योंकि अकबर का टॉपिक बहुत बड़ा है भाई साहब। इनको आप नोट कर लेना, फिर भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछिएगा। अब अकबर के अलावा जहांगीर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न आपको नोट करा देंगे। जितने भी प्रश्न पिछले 10 साल में पूछेंगे, अगली क्लास प्रश्नों की आएगी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मुगल साम्राज्य की, उसमें बाबर के, हुमायूं के और अकबर के तीनों शासकों के प्रश्नों को मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप चैनल को शेयर कर रहे होंगे, लगातार शेयर करते रहिए, इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए और कमेंट कीजिए, कि इससे उत्साह बढ़ता है हमारा। और आपका जवाब समय रहते ही यथावत रूप से आपका जो भी आंसर रहेगा, जो भी प्रश्न रहेंगे, जो भी क्वेरी रहेगी मुगल साम्राज्य से संबंधित, वो दिए जाएंगे। और संवैधानिक क्लासों को लेकर के बच्चों का कहना था, तो संवैधानिक क्लास ने अभी पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करो। संवैधानिक क्लास 10, 12, 13 अभी पढ़ा देंगे हमने। बाकी अलावा संविधान में प्रवेश ही करना है, और भाग 1 पढ़ेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे, संघ एवं उसके राज्यों के बारे में पढ़ेंगे,
अभी तो चर्चा में भी चल रहा है एक पॉइंट, और वो पहला ही भाग का चल रहा है, पहला ही आर्टिकल चल रहा है, पहली अनुसूची चल रही है, जो भारत में इस समय थोड़ा सा कंट्रोवर्सी के रूप में है। अखबारों की सुर्खियों में आप देख सकते हो, टीवी न्यूज़पेपरों पे आप देख सकते हो, सुर्खियों में चल ये रहा है कि भारत नाम कैसे पड़ा, भारत किसके नाम पर नाम पड़ा, भारत का नाम इंडिया किसने दिया, इंडिया अंग्रेजों ने दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया नाम दे करके गई, तो इंडिया रखना चाहिए भारत का नाम या भारत होना चाहिए भारत का नाम। इसमें भी आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट करके हमें बताइएगा। फिर मैं आपको संविधान के क्या तौर तरीके हैं, संविधान में कौन सी चीजें लिखी हैं, उस विषय पर अगली क्लास में जो लेकर के आऊंगा मैं, इंडिया और भारत के विषय में भी आपको बताऊंगा। भारत का इतिहास क्या कहता है, हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं, और भारत का संविधान क्या कहता है, तीनों पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, उसके विषय में आपको बताऊंगा। तो ये हाल फिलहाल का टॉपिक है, आप भी बताइएगा कमेंट करके आप क्या सोचते हैं इस विषय में कि भारत का नाम इंडिया था, इंडिया कब पड़ा, या भारत था तो भारत कब पड़ा, और भारत किसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, इस विषय में आप बताइएगा। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, अपना ख्याल रखिए। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, नमस्कार।